सी लैंग्वेज के आज के लेक्चर में मैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में एल्स इफ लैडर को डिस्कस करूंगा। नेस्टेड एल्स इफ का क्या यूज है सी लैंग्वेज में, वो सारी बातें मैं आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा। देन इसके बाद में टर्नरी ऑपरेटर जो कि डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का लास्ट पार्ट होगा, वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। हालांकि ऑपरेटर की क्लास में मैंने आपको बताया था कि टर्नरी ऑपरेटर का काम क्या है, ठीक है। चूंकि ये डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, ये इसके अंदर आता है, इसलिए मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करके बताऊंगा। दूसरा, मैंने आपके साथ में प्रीवियस क्लासेस में इफ को डिस्कस किया था, नेस्टेड इफ को डिस्कस किया था और इफ एल्स को डिस्कस किया था। तो आई होप कि आपने उन क्लासेस को बहुत अच्छे से देखा भी होगा और आपने कुछ प्रैक्टिस भी की होगी। जिन लोगों ने मेरी वो क्लासेस नहीं देखी हैं, मैं जरूर उनसे कहूंगा कि एक बार वो क्लासेस को जरूर देख लें, ताकि जो मैं आपके साथ में अभी एल्स इफ लेटर को डिस्कस करने जा रहा हूं तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं एल्स इफ लेटर है क्या। चलिए तो शुरू करते हैं। इफ एल्स इफ लेटर मतलब जो एल्स इफ हम कह सकते हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, द इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट राइट इज एन एक्सटेंशन टू द इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। राइट, क्या बोला मैंने? द इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट is an extension to the if else statement. It is used, ठीक है, it is used in the scenario where there are a multiple cases to be performed for different condition. क्या कहने का मतलब है कि बहुत सारे केसेस होंगे अलग अलग कंडीशन पे परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग इसको परफॉर्म करने के लिए अलग अलग कंडीशंस दी गई होंगी। तो उन कंडीशंस के लिए मल्टीपल केसेस दिए होंगे, राइट। एक सिनेरियो दिया होगा, उस सिनेरियो के साथ में कुछ केसेस जुड़े होंगे कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आपको दी गई होंगी। सो इन इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट, इफ a condition is true, then the statement defined in if block will be executed, right। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ वाले ब्लॉक का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो अदरवाइज इफ some other condition is true, then the statement defined in the else if block will be executed, right। मतलब कि अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, तो कहां जाएगा? एल्स इफ वाले ब्लॉक में जाएगा और वहां पर कोई कंडीशन लिखी होगी, तो अगर वो ट्रू हो जाएगी तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। और मान लीजिएगा कि अगर एल्स इफ वाली जो कंडीशन है वो भी फॉल्स हो गई, तो उसके बाद में जो एल्स इफ ब्लॉक लगा होगा वो कंडीशन चेक करेगा, राइट। ऐसे करते करते एट द लास्ट इफ नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, देन द स्टेटमेंट्स डिफाइंड इन द एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। बिल्कुल सही, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको कि अगर मान लीजिएगा लास्ट तक जाते जाते कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? else block will be executed. So there are multiple else if blocks possible, ठीक है। So it is a similar to the switch case statement where the default is executed instead of else block if none of the cases is matched, right। So ये जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो जब हम स्विच केस आपके साथ में डिस्कस करेंगे, उस सिनेरियो को ही लेकर के इफ एल्स लेटर को बनाया गया है, क्योंकि स्विच केस में भी आपको बहुत सारे मल्टीपल केसेस होंगे। एक कंडीशन दी गई होगी, उस कंडीशन को चेक किया जाएगा कि हाँ ये कंडीशन ट्रू है तो देन ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें, ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एल्स इफ लेटर को भी डिजाइन किया गया है, राइट। तो ये तो था हमारा एल्स इफ लेटर। अब इसका सिंटैक्स देखेंगे कि क्या इसका सिंटैक्स है, और भी अभी हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कि क्या है, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। देखिए ये है हमारा इफ एल्स इफ लेटर का सिंटैक्स। क्या सिंटैक्स है देखिएगा यहां पर, ये देखिए यहां पर पहले क्या देख पा रहे हैं आप? पहले यहां पर देखिए इफ ब्लॉक लिखा है, इफ के अंदर कंडीशन 1। अब क्या मैंने देखिए कमेंट में लिखा है कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, ठीक है। अगर मान लो ये कंडीशन ट्रू हो गई, अगर मान लो कंडीशन 1 ट्रू हो गई, तो इसके अंदर जो भी कोड यहां पर लिखा होगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लो यदि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम कहां जाएंगे? हम यहां जाएंगे, इस वाले ब्लॉक में जाएंगे और यहां पर कंडीशन हम चेक करेंगे कि अगर ट्रू हो गई
तो ये वाला स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर फॉल्स हो गई तो कंडीशन फिर यहां पर चेक करने जाएगा जो नेस्टेड एल्स इफ ब्लॉक है, वहां पर देखेगा कंडीशन 3। अगर कंडीशन 3 जो है वो ट्रू हो गई तो इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर फॉल्स हो गई तो उसके बाद जो नेस्टेड होंगे उन पे जाएगा। मान लीजिएगा कि सभी ब्लॉक में कंडीशन फॉल्स हो गई, तो जो लास्ट वाला एल्स ब्लॉक लिखा हुआ है इस वाले को ये एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। और अगर किसी भी केस में कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यही है एल्स इफ लैडर का काम, राइट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूं। देखिए, कंडीशन इफ के अंदर डली है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं तो कहां जाएगा, एल्स इफ ब्लॉक पे। कहां जाएगा, एल्स इफ ब्लॉक पे कर्सर, ठीक है। वहां पर भी चेक करेगा क्या कंडीशन 2 सही है। अगर कंडीशन 2 सही है तो यहां इस वाले स्टेटमेंट में जो लिखा होगा, यहां पर जो ब्लॉक में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट कर देगा। मान लो नहीं है सही, मान लो नहीं है सही तो कहां जाएगा, कंडीशन मतलब 3 पर जाएगा कर्सर, ठीक है, नेक्स्ट इस एल्स इफ पे जाएगा, राइट। अगर ये भी सही नहीं है तो फिर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और कहां जाएगा, आखिरी जो एल्स ब्लॉक लिखा होगा उस पर जाएगा। देखो, मैंने अभी आपको जब बता रहा था कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है तो मैंने क्या बोला था कि देखिए, कहां मैंने यहां पर एक बात बोली थी आपके साथ में, क्या बोली थी, ये बोली थी, देखो क्या बोला था कि इफ, है ना, देखिए यहां पर बोली थी मैंने कि द एल्स इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, यहां के बाद मैंने क्या बोला, एट द लास्ट इफ नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन the statements defined in the else block will be executed। मतलब जो लास्ट वाले ब्लॉक में स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बस यही बात को आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो था इसका सिंटेक्स। अब सिंटेक्स के बाद मैंने एक फ्लो चार्ट भी आपके साथ में लिया हुआ है, तो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से भी मैं आपको भी बताने का प्रयास करता हूं कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो बात समझते हैं हम यहां पर, और यहां पर देखिए, यहां पर जो पहला वाला इफ लिखा था उस इफ में अगर कंडीशन ट्रू हुई तो देखिए हम कहां गए, जो इसके अंदर स्टेटमेंट लिखा था वो जाएंगे, ठीक है, और उस स्टेटमेंट से सीधे हम आगे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा होगा उस पर जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा उस पर जाएंगे। अगर मान लीजिएगा कंडीशन हो गई फॉल्स तो हम कहां जाएंगे, इसके नेस्टेड में जाएंगे। यानी यहां पर अब कंडीशन 2 के ऊपर अब डिपेंडेंसी हो गई कि यहां पर जो दूसरा इफ लिखा है, एल्स इफ लिखा है, वो चेक करेगा कि यदि ये कंडीशन ट्रू तो ये स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स तो फिर कहां जाएगा, कंडीशन 3 पर। फिर वही सेम बात कि ट्रू तो स्टेटमेंट 3, और कंडीशन फॉल्स तो यहां जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट यानी कंडीशन। अब चूंकि ऐसे करते करते मान लीजिएगा कि हमारे प्रोग्राम में n कंडीशन है और nवे नंबर की कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो जो स्टेटमेंट nवे नंबर पर लिखा होगा वो ट्रू हो जाएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर फॉल्स हो गया तो जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। और डिफॉल्ट स्टेटमेंट का मतलब आखिरी वाला जो एल्स ब्लॉक लिखा होगा उसको हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट बोलेंगे। जब सारी कंडीशन फेल हो जाएंगी तो आखिरी में जो एल्स ब्लॉक लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये एग्जीक्यूट होने के बाद में हमारा कर्सर कहां आ जाएगा, इस एंड यहां आ जाएगा, राइट। तो यहां करने के बाद फिर वो बाकी सारे जो स्टेटमेंट्स लिखे होंगे उनको एग्जीक्यूट कर देगा। आई थिंक कि अब आपको समझ में आ गया। तो एल्स इफ लैडर का मतलब मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम डालते हैं। किसके लिए डालते हैं, मल्टीपल कंडीशंस होंगी या मल्टीपल केसेस हम कह सकते हैं जहां पर एक के ऊपर एक कंडीशन डिपेंड है, क्योंकि अगर ये ट्रू है तो ही वो वाला एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये ट्रू है तो इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं तो उसके नेक्स्ट में जाएगा। ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो इसके। तो ऐसे मल्टीपल केसेस होंगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो ये बताएगा कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। इट डिपेंड्स ऑन कंडीशंस, राइट। तो एक प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि प्रोग्राम कैसा होगा, उसमें हम कैसे कंडीशन देंगे, राइट। तो चलिए एक प्रोग्राम ले लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। ओके, चलिए देखिए प्रोग्राम ले लेता हूं मैं। अब देखिएगा यहां पर जो मैंने एग्जांपल लिया है उसको समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले तो यहां पर मैंने देखिए हैश इंक्लूड stdio.h एक हेडर फाइल लगाई, इंट मेन लिखा, यहां पर एक नंबर नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है।
ये देखो मैंने नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया जहां पर मैंने क्या इनिशियलाइज कर दिया, इसमें 0 स्टोर करा दिया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि printf लिखा और यूजर से एक एंटर करवाया, यूजर से एक मैसेज एंटर करवाया कि एंटर अ नंबर। ठीक है, तो एंटर अ नंबर हमने लिखा। अब इसके बाद में मैंने आपको पिछली क्लास में printf और scanf के भी यूज बताए थे। तो scanf का काम क्या होता है कि कीबोर्ड से वैल्यू को स्कैन कराना, यानी जो यूजर इनपुट करेगा उस वैल्यू को इनपुट कराना। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, यहां पर देखिए ये मैंने लिखा एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, ये मैसेज शो कराया और एक वैल्यू एंटर कराई 4। ठीक है, नंबर में अब स्टोर हो गया 4। ठीक है, अब देखिएगा मैं क्या करूंगा, कंडीशन देखिएगा, मैंने यहां पर चेक की, इफ नंबर इक्वल्स टू 10, अगर नंबर 4 जो है, जो हमने एंटर किया है कि क्या नंबर 4 बराबर है 10 के, अगर सही है तो ये किसको एग्जीक्यूट कर देगा, ये बता देगा यस नंबर इज इक्वल टू 10। लेकिन क्या यहां पर सही है, नहीं, तो ये क्या करेगा, यहां से जो कंट्रोल है वो कहां जाएगा, इस वाले पर जाएगा। फिर इस पे चेक करेगा कि इफ नंबर इक्वल टू 50, यदि ये सही है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो कहां जाएगा, हमारा जो कर्सर है वो कर्सर हमारा सीधा यहां जाएगा, इस वाले एल्स ब्लॉक पर। फिर वहां पर चेक करेगा कि नंबर इक्वल टू 100, तो ये एल्स ब्लॉक, तो क्या इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा, तो कहां जाएगा कर्सर, सीधा डिफॉल्ट स्टेटमेंट पे, यानी जो अब एल्स में लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर देगा और क्या लिख देगा कि नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100। ठीक है ना, तो ये क्या मैसेज शो करेगा, नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100। अब मान लीजिएगा ये तो मैंने अभी एंटर 4 किया था, सपोज दैट कि मैंने दूसरी बार में इसको कंपाइल किया। जब मैंने दूसरी बार में इसको कंपाइल किया, ठीक है, मैं दूसरी बार में इसको कंपाइल करता हूं, तो अब मैंने मान लीजिए कंपाइल किया तो मैंने क्या लिखा, मान लीजिएगा मैंने लिखा यहां पर एंटर अ नंबर, यूजर से मैसेज प्रिंट कराया था। ठीक है भैया, अब मैंने मान लीजिएगा जो एंटर नंबर किया था, यानी नंबर में मान लीजिएगा मैंने क्या डाला, 50 डाला, तो 50 क्या, अब देखिए 50 डाला, अब पहले वाले जो इफ है यहां पर कंडीशन चेक हुई, क्या 50 इक्वल्स टू 10 है, यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही आगे बढ़ेगा, पर यहां पर ऐसा नहीं है, 50 जो है वो 10 के बराबर नहीं है, तो यहां पर कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो अब यहां पे जाएगा कर्सर। ठीक है, अब दूसरे वाला, पहला वाला जो एल्सिफ है उसमें क्या होगा कि नंबर जो है 50 बराबर 50 है, यस, यदि 50 बराबर 50 है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा, नंबर इज इक्वल्स टू 50। देखिए नंबर इज इक्वल्स टू 50, राइट। तो अभी मैं इसको आपको कोड करके भी बता दूंगा कि इसी तरह से हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, जब हम इफ एल्स लेटर बनाते हैं तो प्रोग्राम में किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा। ये मैंने अभी आपको यहां पर ड्राई रन करके ही बता दिया और आपको ये भी बता दिया कि कैसे कोड एग्जीक्यूट होगा। क्लियर, तो सारा खेल हमारा कंडीशन का है, राइट। तो कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ब्लॉक चलेगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगी, और मान लीजिएगा कि इनमें से कोई भी कंडीशन हमारी इफ की ट्रू नहीं होगी तो हमारा जो डिफॉल्ट ब्लॉक होगा यानी एल्स ब्लॉक होगा, वो वाला स्टेटमेंट इसको एग्जीक्यूट कर देगा। आई होप कि अब आपको इफ एल्स लेटर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम एक कोड भी करके देख लेते हैं, देन इसके बाद में हम टर्नरी ऑपरेटर पर मूव करते हैं। ठीक है, चलिए ओके, चलिए तो हम कोड कर लेते हैं। हमने यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, हैश इंक्लूड stdio.h। मेन फंक्शन के अंदर मैंने मान लीजिएगा यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, और वेरिएबल डिक्लेयर किया, मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर लिखा इंट नंबर। ठीक है, और वहां पर मान लीजिएगा 0 हमने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, और यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, और वहां पर यहाँ पर मैंने एक मैसेज डाला एंटर अ नंबर। ठीक है, एंटर अ नंबर, सपोज दैट। ठीक है, इसके बाद में मैंने स्कैनफ लिखा। ठीक है, स्कैनफ में मैंने क्योंकि इंटीजर टाइप का है तो मैंने लिखा %d। ठीक है, $साइन के साथ में जो वेरिएबल हमने लिया है उसको लिख देंगे जिसकी वैल्यू हम स्कैन कराना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद में मैंने इफ के अंदर डाला। ठीक है, इफ के अंदर मैंने क्या डाला कि नंबर इक्वल्स टू किसके, 10 के। तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर लिख दिया एक प्रिंटफ स्टेटमेंट, और यहां पर लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने यहां पर लिख दिया नंबर इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये मैंने एक मैसेज
शो करा दिया सपोज, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक बात आपको नहीं बताई थी तो मैं अभी बता देता हूं कि अगर इफ स्टेटमेंट के बाद में मैंने एक सिंगल स्टेटमेंट लिखा तो यहां पर कर्ली ब्रेसेस या इफ का ब्लॉक बनाना आवश्यक नहीं है, राइट। हम चाहें तो इफ ब्लॉक बना सकते हैं और चाहें तो नहीं भी बनाए, ठीक है। ये डिफॉल्टली उस चीज को मान लेता है, क्लियर। चलिए, अगर हम चाहें तो बना सकते हैं, राइट। अब इसके बाद में मैंने एक और अब लिखा मैंने एल्स इफ, ठीक है। अब मैंने यहां पर दूसरी कंडीशन डाली, मान लीजिएगा, और वो कंडीशन डाली NUM नंबर इक्वल्स टू 50, ठीक है। अब मैंने अगला प्रिंटफ लिखा, यानी अगला स्टेटमेंट लिखा इस ब्लॉक का, और वो लिखा मैंने इसके अंदर कि नंबर इज इक्वल टू 50, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ठीक है, ये मैसेज प्रिंट करा दिया। अगली बार में एक और एल्स इफ लिखा मैंने, और उसमें मैंने ये कंडीशन डाल दी कि नंबर इक्वल्स टू 100, ठीक है। उसके बाद में मैंने देखो एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, और अब वहां पर लिख दिया मैंने क्या, ये लिख दिया मैंने कि नंबर इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद में आखिरी में मैंने क्या लिखा, एल्स ब्लॉक लिखा। एल्स ब्लॉक के अंदर मैंने एक प्रिंटफ लिखा, और उसमें लिख दिया मैंने कि नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50, 100, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जो हमने एंटर किया यूजर से, वो नंबर ना तो 10 के बराबर है, ना 50 के बराबर है, ना 100 के बराबर है, ठीक है। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आई थिंक, ठीक है। चलिए, अब मैं इसको कंपाइल और रन करता हूं, ओके। चलिए कंपाइल करके देख लेते हैं और रन करके देख लेते हैं। यहां पर तो मैंने इसको कंपाइल और रन दोनों एक साथ कर दिया, राइट। अब देखिए यहां पर जो मैसेज शो हो रहा है, मुझे क्या शो हो रहा है, एंटर अ नंबर। तो मान लीजिएगा मैंने जो वहां पर एंटर किया था 4, ठीक। तो मुझे क्या लिखा आ रहा है, नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50 एंड 100, राइट। यानी कि कौन सा मैसेज शो हो रहा है यहां पर मैसेज शो हो रहा है तो ये लास्ट वाला, क्योंकि जो नंबर हमने 4 एंटर किया वो पहले चेक करेगा कि क्या नंबर 10 के बराबर है। अगर 10 के बराबर नहीं है तो यहां पर प्रिंटफ स्टेटमेंट ये वाला नहीं चलेगा। अगला एल्स इफ में चेक करेगा, इसमें कंडीशन चेक करेगा, फिर इसके बाद इसमें कंडीशन चेक करेगा, और आखिरी में आते आते कंडीशन देखी उसने कि किसी में ट्रू नहीं हो रही है, तो डिफॉल्ट में जो एल्स ब्लॉक हमारा चल रहा है वो क्या है, नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100। अब मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूं आपके लिए, और फिर मैं जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन नंबर्स में से कोई भी कंडीशन आपके साथ में एग्जीक्यूट करवाता हूं, राइट। चलिए देखिए, मैंने दोबारा से कंपाइल किया, रन किया, एंटर द नंबर 10। देखिए क्या मैसेज आ रहा है, नंबर इज इक्वल टू 10। आ रहा है नहीं आ रहा है, ओके। अगर मान लो यही बात मैं फिर से कंपाइल करता हूं, तो यहां पर देखिए कौन सी कंडीशन चली, यहां पर इफ नंबर इक्वल टू 10, तो ये वाला प्रिंटफ चला, बाकी कोई नहीं चलेगा और बाहर आ जाएगा, राइट। फिर देखो मैं दोबारा से रन करता हूं, कंपाइल करता हूं, मैंने 50 डाला, 50 डालने पर नंबर इज इक्वल टू 50, यानी दूसरा वाला हमारा पहला वाला एलसिफ चला, है ना। इसके बाद में देखो मैंने फिर क्या किया, अगली बार फिर कंपाइल किया और दूसरा वाला हमारा इफ चलेगा। देखिए ये दूसरा वाला इफ चला मेरा, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा ये कोड एल्सिफ का एग्जीक्यूट होता है। आई होप कि अब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है कि इफ एल्स आपको समझ में आ गया होगा, एल्सिफ भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम टर्नरी ऑपरेटर की। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में हम इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो क्या है कंडीशनल ऑपरेटर, राइट। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कंडीशनल ऑपरेटर, यानी कि देखिए है ना, ये बताया था मैंने आपको। सो इट इज ऑल्सो नॉन एज द टर्नरी ऑपरेटर विच मीन्स ऑपरेटर नीड 3 ऑपरेंड्स टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशन, राइट। सिंटेक्स क्या होता है, एक्सप्रेशन 1 ये टर्नरी ऑपरेटर का साइन, और एक्सप्रेशन 2 कोलन, एक्सप्रेशन 3 सेमीकोलन, ठीक है। तो मेन बात क्या होती है इस एक्सप्रेशन में मेन बात क्या होती है इस एक्सप्रेशन में, क्या होती है, कंडीशन होती है, ठीक है। और कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये वाला स्टेटमेंट, कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो एक्सप्रेशन 1 में कंडीशन, सो वही बात कही गई, एक्सप्रेशन 1 इज कंडीशन विच इज फर्स्ट इवेलुएटेड एज अ ट्रू और फॉल्स,
So if the condition is true, execute expression 2 and otherwise execute expression 3. So conditional operator works similar to if else, but we don't have to use keyword if and else. ठीक है, तो हम लोग क्या यूज नहीं करते हैं, इफ एल्स कीवर्ड को यूज नहीं करते हैं. सेम इसका जो काम है वो इफ एल्स ब्लॉक की तरह ही है. तो हमको कोड लिखने में बहुत आसानी हो जाती है कि हम एक ही बार में सारी बात अपनी कह देते हैं. ठीक है, एक्सप्रेशन लिखा, कंडीशन 1 लिखी, कंडीशन 2 लिखा. राइट, मैंने आपको ऑलरेडी टर्नरी ऑपरेटर जब बताया था तो मैं आपको पहले ही ये बात बता चुका हूं. मैंने अभी आपको रिवाइज करा दिया. अब मैं आपको देखिएगा, मैं आपको एक सिंटेक्स भी बता देता हूं. ठीक है ना, सिंटेक्स भी बता देता हूं कि वो सिंटेक्स है क्या. देखो मैंने क्या बताया आपको, दो कि यहां पर एक कंडीशन होगी और एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 यानी डिपेंड करेंगे कंडीशन के ट्रू और फॉल्स पर. ठीक है, तो अब देखो यहां पर मैंने क्या किया, मेन के अंदर मैंने दो वेरिएबल लिए x, y, printf एंटर 2 नंबर्स. ठीक है, दो नंबर्स हमने एंटर करने का एक मैसेज दे दिया है. यूजर से मैंने दो वैल्यूज एंटर करा ली. ठीक है, %d इसलिए लगाया क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू है ना. अब देखिएगा मैंने क्या लिखा, x ग्रेटर देन y. सपोज दैट मैं यहां पर अब एग्जीक्यूट करूंगा, तो एग्जीक्यूट करने में मैं लिख रहा हूं, तो मैंने जो मैसेज शो करा है वो क्या है, एंटर 2 नंबर्स. ये हमारा स्क्रीन पर मैसेज दिखेगा. ठीक है, अब देखिएगा मान लीजिएगा मैंने 45 एंटर किया, दूसरी बार में मैंने मान लीजिएगा 33 एंटर किया. ठीक है, देखिए यहां पर मैंने हालांकि ले रखा हुआ आउटपुट आपके साथ में. अब देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर पहले बार में कंडीशन 45 ग्रेटर देन 33, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो क्या हमारा मैसेज शो होगा कि यस इज ग्रेटर. क्या मैसेज होगा, वो नंबर इज ग्रेटर, यानी कि 45 इज ग्रेटर. अदरवाइज जो नंबर यहां लिखा होगा वो ग्रेटर होगा. सपोज दैट कि मान लीजिएगा मैंने दूसरी बार में, पहली बार में 45 एंटर किया, दूसरी बार में 65 एंटर किया, तो कंडीशन चेक होगी 45 ग्रेटर देन 65. यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही पहला, लेकिन यहाँ पे ट्रू नहीं होगी तो कौन सा वाला चलेगा, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा. और क्या आएगा, 65 इज ग्रेटर. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, टर्नरी ऑपरेटर. आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी. ठीक है, चलिए तो हम इसका भी कोड कर लेंगे, लेकिन एक स्टेटमेंट, एक हमने एग्जांपल और भी लिया हुआ है, वो भी बताएंगे आपके साथ में. ये हमने प्रोग्राम जो अभी बनाया था वो उसका डिस्क्रिप्शन है. ठीक है, तो in this program user enters 2 number which is then get stored in the x and y. So notice the last line of the program, that is conditional operator, so which is used to select one from the 2 printf statement. हम यहाँ पर 2 printf statement भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट, तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, नेक्स्ट जो है एक और प्रोग्राम हमने इसी के साथ में लिया हुआ है. वो क्या लिया हुआ है, देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, सेलेक्टिव असाइनमेंट हमने अब यहाँ पर लिखा हुआ है. एग्जाम्पल उसी का ही है. तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, देखिए मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं, इंट x, y और मैक्स. ठीक है, हमने एक यूजर से मैसेज, हमने एक स्क्रीन पर मैसेज दिखा दिया, एंटर 2 नंबर्स, और यहाँ पर 2 वेरिएबल्स को लिया है ना, x और y की वैल्यू हमने यूजर से एंटर कराई. अब मैक्स नाम के वेरिएबल में हम x और y, देखिए यहां पर हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं. ये क्या है, सेलेक्टिव असाइनमेंट, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर हमने इस्तेमाल किया. यहां पर एक वेरिएबल में हम क्या असाइन कर रहे हैं, सेलेक्टिव असाइनमेंट का मतलब यानी इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कराएंगे, जो कंडीशन ट्रू होगी वो इसमें असाइन हो जाएगी. ठीक है, वो इसमें असाइन हो जाएगी, यानी x ट्रू होगा तो x असाइन हो जाएगा, y ट्रू होगा तो y असाइन हो जाएगा. और हमने क्या मैसेज, तो क्या हमारा प्रिंट, हमने एक और डिस्प्ले करा दिया कि ग्रेटर नंबर हमारा कौन सा होगा. तो मैक्स नाम के वेरिएबल में हम यहाँ पर कंडीशन को इवैल्यूएट करा के असाइन करा रहे हैं. ठीक है, तो हम 2 तरीके से इसको कर सकते हैं, एक तो सेलेक्टिव असाइनमेंट की तरह से कर सकते हैं, या फिर हम वहां पर प्रिंटफ स्टेटमेंट लगा करके भी उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं. राइट, तो हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाए, x और y, और यहाँ पर एक मैक्स नाम का वेरिएबल भी हमने यहाँ पर बना दिया. ये तीनों इंटीजर टाइप के हैं. मान लीजिएगा कि जो नंबर हमने एंटर किए हैं वो क्या मिलेंगे. तो सबसे पहले देखिए हमको मैसेज मिला एंटर 2 नंबर्स, तो यहाँ पर पहला नंबर 85 एंटर कर दिया, दूसरा नंबर 100 एंटर कर दिया. अब क्या हो रहा है कि मैक्स में हमको असाइन कराना है, तो क्या कराना है, तो सबसे पहले 85 ग्रेटर देन 100, 85 ग्रेटर देन 100, कंडीशन ट्रू हो गई. कंडीशन जब ट्रू हो गई तो यहाँ पर x : y लिखा, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा. राइट,
हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मान लीजिएगा अगर ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? वाई। यानी कि अब देखो 85 ग्रेटर देन 100 है क्या? नहीं है, नहीं है, तो ये क्या होगा, किसको स्टोर कर देगा? 100 को स्टोर कर देगा। तो ये वाला बाय जो है वो यहां स्टोर हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या जाएगा? ग्रेटर नंबर इज 100। तो इस तरीके से हमारा कंडीशनल ऑपरेटर काम करता है, जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपके साथ में डिस्कस किया हुआ है। तो आई होप कि अब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं एक बार आपको जल्दी से कोड करके भी बता देता हूं, ठीक है? तो आप बिल्कुल इसको समझ पाएंगे जिन लोगों ने वो मेरी क्लास नहीं देखी होगी, राइट? चलिए देखिए, मैंने यहां पर मेन के अंदर दो वेरिएबल यहां पर बनाए, इंट x कॉमा y, ठीक है? मैं यहां पर मान लीजिएगा प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, और ये देखिए मैंने एक मैसेज शो कराया, एंटर 2 नंबर्स, ठीक है? ये मैंने मैसेज शो कराया, और इसके बाद में स्कैनफ फंक्शन को यूज किया। यहां पर मैंने %d, ठीक है, ये दोनों लगाए। इसके बाद में कॉमा, एड्रेस ऑफ एंड साइन x, ठीक है, कॉमा एंड ऑफ y, ये दो वेरिएबल को एंटर कराया। इसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि यहाँ पर कंडीशन लिखी, क्या लिखी? x ग्रेटर देन y, और टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है? और यहाँ पर एक प्रिंटफ का इस्तेमाल किया, और वहां पर लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? %d इज ग्रेटर, GRE, ठीक है? क्या लिखना है? ग्रेटर, ठीक है? क्या लिखना है? ठीक है, क्या लिखना है? ग्रेटर, है ना? GREATER, ठीक है? अरे कहाँ लिख किया, यहाँ लिखना है GREATER, ग्रेटर, ठीक है? ओके, ये मैंने लिखा, और ये देखिए इसके बाद में मैंने कोलन लगाया, देन एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, और वहां पर मैंने यहाँ पर ये लिखा %d, ठीक है, इज GREATER, ग्रेटर, ओके? ओके, अब यहां पर मैंने यहां पर इसको टर्मिनेट कर दिया, राइट? ओके, अब मैं इसको क्या करने वाला हूं? कंपाइल करने वाला हूं। तो मैं इसको कंपाइल और रन दोनों एक साथ कर देता हूं, क्लियर? चलिए इसको कंपाइल और रन कर देते हैं। देखिए यहां पर क्या आ रहा है मैसेज, एंटर 2 नंबर्स, ठीक है? अब एंटर 2 नंबर्स में मैंने मान लीजिएगा अपने मन से कोई भी नंबर्स को एंटर कर लिया, मान लीजिए 35 एंटर कर दिया, दूसरा नंबर मैंने 45 एंटर कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? 35 इज ग्रेटर। कैसे मिला? ओके, 35 इज ग्रेटर, दैट मींस किसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली मैंने दोनों में मैसेज सेम दे रखा है। अगर मैं मैसेज को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ओके, चलिए मैं एक बार देख लेता हूं, इसको चेंज कर देता हूं तो आपको, या कुछ और लिख देता हूं तो ये आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी आप समझ पा रहे होंगे कि हो सकता है ये कंडीशन ट्रू हो गई, हमारा कंडीशन ऑपरेटर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, बट चूंकि जो मैसेज मैंने लिखा है वही शो हो रहा है, राइट? देखिए कैसे शो हो रहा है, एक बार देखिएगा। मैंने क्या लिखा? 35 इज ग्रेटर, मतलब यहाँ पर दोनों जगह पे मैंने 30 ग्रेटर ग्रेटर लिख रखा है। मैं यहाँ पर कंडीशन में थोड़ा सा जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख रखा है मैं उसमें चेंज कर देता हूँ, राइट? देखिएगा मैं इस वाले दूसरे वाले जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है यहाँ पर ग्रेटर की जगह मैं लिख देता हूँ स्मॉलर, ठीक है? अब मैं इसको कंपाइल और रन कर सकता हूँ तो आपको समझ में आएगा क्या, ठीक है? देखिए जैसे कि मैंने 35 एंटर किया, 45 एंटर किया, तो मुझे क्या मिल रहा है? 35 इज स्मॉलर, राइट? तो मतलब क्या हुआ कि मेरा सेकंड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। दैट मींस कि ये वाली कंडीशन मेरी, ये वाली कंडीशन पे जो मैंने चेक की तो कंडीशन हो गई फॉल्स, तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ? ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, राइट? तो ये तो हम यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करके कर सकते हैं। यदि मैं चाहूं तो यहाँ पर सेलेक्टिव असाइनमेंट ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है? तो मैं इसी प्रोग्राम में एक अमेंडमेंट करता हूं, यहाँ पर एक और मैक्स नाम का वेरिएबल बना देता हूं, और अब मैं यहां पर इसको हटा देता हूं, और मैं मैक्स नाम में यहां पर कंडीशन चेक करा देता हूं, x ग्रेटर देन y, टर्नरी ऑपरेटर x कोलन y, ठीक है? ये लिख दिया मैंने, और एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख दिया, और प्रिंटफ स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया कि %d इज अ ग्रेटर देखिए इज अ ग्रेटर नंबर, ठीक है? ये मैंने लिख दिया। ओके, अब देखिएगा मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगाया, और अब मैं इसको कंपाइल और रन कर देता हूँ। ओके, ये देखिए मैंने कंपाइल किया, रन किया, एंटर 2 नंबर
35 किया था और 45 एंटर किया था, तो देखिए मुझे क्या मिल रहा है, 45 इज ग्रेटर नंबर। ओके, आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए मैं एक बार और कंपाइल कर देता हूं, एक बार और रन कर देता हूं। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने 65 डाला, फिर मैंने 100 डाला। ठीक है, तो अब देखिए क्या आ रहा है मैसेज, 100 इज ग्रेटर नंबर। ओके, तो इस तरीके से हमने टर्नरी ऑपरेटर आपको बताया, आपके साथ में बहुत प्रोग्रामिंग के साथ में डिस्कस किया। आई होप कि अब आपको डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ में इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करूंगा। दैट मींस कि हम लूप स्टेटमेंट जब पढ़ते हैं तो लूपिंग स्टेटमेंट्स को मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तब तक आप जो है इन जो प्रोग्राम्स मैंने आपके साथ बताए हैं, और आप भी चाहें तो अपने मन से कुछ कोर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छे से बन जाए इसमें। ओके, ठीक है, थैंक यू।